हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है। उसी बुक सीरीज के अंतर्गत हम इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया कवर कर रहे थे और हमने एक नई बुक सीरीज स्टार्ट की थी, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल के पार्ट 2 में बैंकों से रिलेटेड आरआर, ट्रिपल आर, तरलता निर्धारण के जितने भी मात्रात्मक टूल्स थे उनका अध्ययन कर लिया था। आज ये हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स और डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक के मध्य डिफरेंस क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स कौन सी होती हैं और इनके क्या उपयोग होते हैं, और कई सारी अन्य विकास से संबंधित जो बैंकें हैं उनका एक सामान्य परिचय लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। क्यों? कई बार यूपीएससी आपसे कोऑपरेटिव बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक के मध्य डिफरेंस को लेकर क्वेश्चन पूछ लेती है, तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड बनाया गया। तो देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं या वाणिज्यिक, देखिए हिंदी में कॉमर्शियल का मतलब होता है वाणिज्यिक और कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी। तो अब मैं आपको कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल नहीं बोलूँगा, मैं आपको वाणिज्यिक और सहकारी ही बोलूँगा। तो आपको पता हो कि जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। क्लियर? दूसरा, उनके पास सार्वभौमिक बैंक की तरह होते हैं क्योंकि ये बीमा भी देते हैं। सार्वभौमिक बैंक का मतलब ये होता है कि वो बैंक जो सारी एक्टिविटी फुलफिल करती हैं, जैसे आप देखोगे ये बीमा भी देते हैं, ये ऋण भी देते हैं और अन्य सारी गतिविधियों में अपने पैसे को शेयर मार्केट में अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इसलिए सार्वभौमिक बैंक होते हैं, यानी कि कई सारे क्षेत्रों में ये वर्क कर सकते हैं। ठीक। तीसरा फीचर है बैंकिंग अधिनियम की, इसमें सभी धाराएं लगती हैं। बैंकिंग अधिनियम हमने पढ़ा था ना कि अनुसूचित बैंक वो बैंकें होती हैं जो बैंकिंग अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। तो वैसे ही जो बैंकें हैं वाणिज्यिक बैंकें, वो बैंकिंग अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एप्लीकेबल होती हैं। अगला पॉइंट है कि ये पूर्ण रूप से आरबीआई के नियंत्रण में होते हैं। कहने का मतलब कि वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक। और लास्ट पॉइंट है कि मौद्रिक एवं साख नीति का सीधा सा इन पर असर पड़ता है। अब आप बताइए, जब आरबीआई के नियंत्रण में वाणिज्यिक बैंकें होंगी तो उन पर मौद्रिक व साख नीति का सीधा सा असर तो पड़ेगा ही। अभी कल ही हमने मौद्रिक नीति पढ़ी कि सीआरआर, एसएलआर को लेके क्या पॉलिसी आरबीआई बना सकती है। साख नीति के अंतर्गत आरबीआई ये डिसाइड करती है कि आप इन 7 सेक्टर्स में लोन दोगे ही दोगे। क्लियर? तो इनका सीधे से इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपके मन में आया होगा कि सर हमने ये वाणिज्यिक बैंक के फीचर क्यों पढ़े? तो हमने इनको इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ेंगे या सहकारी बैंक्स पढ़ेंगे तो उनसे इनको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, और जब अध्ययन करेंगे तो हमें दोनों बैंकों की कार्यप्रणालियाँ, उनके उद्देश्य और उनके अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो समझ में आएगा। आपको पता है सहकारी बैंक को कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। यह लाभ के आधार पर काम नहीं करते, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने अभी क्या देखा था कि जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उनका तो मेन काम ही होता है लाभ कमाना, लेकिन जो सहकारी बैंक होते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। क्लियर? फिर आप देखोगे कि ये कुछ निश्चित क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कहने का मतलब जो सहकारी बैंक हैं वो सार्वभौमिक नहीं होते बल्कि कुछ स्पेसिफिक एरिया पर ही फोकस करते हैं। और जबकि आपको पता है कि जो ये वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। क्लियर? अब आप देखोगे अगला फीचर कि सहकारी बैंकों पर बैंकिंग अधिनियम की कुछ ही धाराएं लगती हैं। और आपने वहाँ क्या पढ़ा था कि बैंकिंग अधिनियम की सभी धाराएं लगती हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही? अंतर समझ में आ रहा ना मैंने क्यों पढ़ाया था? फिर आप देखोगे इसमें आरबीआई के नियंत्रण में ये नहीं होते, मतलब डायरेक्ट आरबीआई इनको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आरबीआई की ही एक संस्था है नाबार्ड, उसके नियंत्रण में होते हैं। और जबकि आपको पता है जो वाणिज्यिक बैंक है वो पूर्ण रूप से आरबीआई के नियंत्रण में होते हैं। काफ़ी सिंपल लग रहा होगा आपको। ठीक। फिर आप देखोगे कि इस पर साख व मौद्रिक नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं होती। अब आप ऊपर वाली लाइन से ही इंटरलिंक करो कि जब पूर्ण रूप से नियंत्रण में ही नहीं होंगे तो पूरी तरह से इन पर साख और मौद्रिक नीति क्यों लगेगी। क्लियर?
फिर आपको पता है वहाँ पे लगती थी। यहाँ आप देखिए सार्वभौमिक प्रकार के बैंक नहीं होते, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक एरिया पर ही फोकस करते हैं, और जबकि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। इनका क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए इसे नैरो बैंकिंग भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैरो बैंकिंग क्या होती है, तो नैरो बैंकिंग उस बैंक को कहते हैं जो पर्टिकुलर किसी न किसी एरिया पर ही फोकस करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बैंकें हैं वो बैंकिंग एक्टिविटी नहीं करती, वो क्या करती हैं, या तो सिर्फ एटीएम लगाती हैं, या कुछ बैंकें होंगी जो केवल लोन देती हैं, वो आपकी जमा वगैरह नहीं स्वीकार करती। तो वही चीज़ है कि ये भी पर्टिकुलर किसी एरिया में फोकस करती हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड बना दिया तो इट भी बन गई, ठीक। स्मॉल इंडस्ट्री से बनाया तो सिट भी बन गई, आगे हम देखेंगे, ठीक। फिर है इनके 3 स्तर होते हैं, एक राज्य स्तर पर कोऑपरेटिव बैंक्स, एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और अगला है प्राथमिक साख समितियां। प्राथमिक साख समितियां मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप में से कई सारे लोग या आपके मम्मी या पापा या आपके कोई फ्रेंड ऑलरेडी आपसे सुनते होंगे, आप उनके मुख से कि उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, या आपने सुनते होंगे कि उन्होंने एक बीसी लॉन्च की है, या आपने उन्होंने सुनते होंगे कि हुंडी उनके द्वारा एक प्रचलित की जा रही। कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, लेकिन उन सबको ही हम प्राथमिक साख समितियां ही कहते हैं। क्लियर। फिर आप देखोगे कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, उनका गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत होता है। ध्यान देने वाली बात है कि वाणिज्यिक बैंकों का जब गठन किया जाता है ना, तो संसद के द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, और जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं उनकी स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाई गई कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनको केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, और जो सहकारी बैंक हैं उन पर स्टेट के रूल एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर। फिर आप देखोगे कि जो सभी वाणिज्यिक बैंकें हैं वो आरबीआई से पुनर्वित्त की सुविधाएं ले सकते हैं। समझ रहे हैं, यानी कि वाणिज्यिक बैंकें क्या कर सकती हैं कि आरबीआई से पैसा ले सकती हैं अगर उनको लोन वगैरह की ज़रूरत है या उनके पास पैसा कम है। लेकिन सहकारी ढांचे के अंतर्गत केवल राज्य सहकारी बैंकों को ही आरबीआई के पास पहुंच का अधिकार है, यानी कि ना तो जिला वाली जा सकती है और ना ही प्राथमिक साख समितियां। क्लियर, इतनी बातें आपको। फिर आप देखोगे किसी भी वाणिज्यिक बैंक को अपने कामकाज तथा अपने क्रियाकलापों हेतु किसी राज्य विशेष की सीमाओं में बंधना नहीं पड़ता। कहने का मतलब आप एसबीआई को देखो, एसबीआई जरूरी नहीं है केवल आपको उत्तर प्रदेश तक ही मिले। आप एसबीआई को देख सकते हो, आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी, तमिलनाडु में मिल जाएगी, केरला में मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको बिहार में मिल जाएगी, राजस्थान में, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई सारे राज्यों में मिल जाएगी। लेकिन जो सहकारी बैंक है ना, जो सहकारी बैंक वो पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक होती हैं, है ना, ये केवल निर्धारित क्षेत्र में ही अपना कार्य सीमित रखते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर आप देखोगे इसके अंतर्गत अगला हमारा क्या है, हाँ, कि जो प्राथमिक साख समितियां हैं उन्हें कोई भी बना सकता है। क्लियर। यानी कि अब हम अगर आपसे बात करें कि आपने अभी तक कोऑपरेटिव बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक्स में क्या क्या अंतर देखे, तो आपने देखा होगा कि जो कॉमर्शियल या वाणिज्यिक बैंकें हैं वो प्रॉफिट पर बेस होती हैं, और ये क्या है, प्रॉफिट पर बेस नहीं होती। ये जो होते हैं कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वो सार्वभौमिक होते हैं और ये सार्वभौमिक नहीं होते। उन पर आरबीआई की पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि इन पर आरबीआई का पूर्ण नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से ना होकर नाबार्ड के द्वारा होता है। इन पर मौद्रिक व साख नीतियां लागू होती हैं, इन पर कम होती हैं। इनको संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया गया, इन्हें राज्य अलग अलग अधिनियमों के अंतर्गत बनाते हैं। क्लियर। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए ठीक, अब हम देखते हैं हमारी वाणिज्यिक बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स कंप्लीट हो गई। इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। अब आपके मन में ये भी आया होगा कि सर फिर आपने पढ़ाया क्यों, कोई तो कारण होगा। तो आपको पता हो कि अभी हाल ही के कुछ दिनों में कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में फंस गए थे। यहाँ तक कि आप महाराष्ट्र की कई सारी कोऑपरेटिव्स को जानते होंगे, क्या नाम था उसका, PMLFS। उसमें आपको देखा होगा कि घोटाला देखने को मिला था। तो मुझे ये लगा कि हो सकता है
कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड आप पे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है कौन सा, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक क्या होते हैं? रूरल बैंक आपने कई बार नाम सुना होगा। इन्हें 2 अक्टूबर 1975 में यूपी में पहली बार बनाया गया। 2 अक्टूबर किसका बर्थडे होता है? लाल बहादुर शास्त्री और मोहनदास करमचंद गांधी जी का। क्लियर? तो उन्हीं की याद में बनाया गया होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य होता था ग्रामीण भारत को एम्पावर करना। सिक्किम तथा गोवा के अलावा सभी राज्यों में ये बैंकें हैं, यानी कि सिक्किम में नहीं मिलेगी और गोवा में आपको नहीं मिलेगी। फिर है 1987 के बाद कोई नया बैंक नहीं खोला गया, मतलब जितने ग्रामीण बैंक खोले गए थे 56 वो अभी उतने ही हैं। अब कोई नया ग्रामीण बैंक नहीं खोला जाता, ठीक। ये क्या करते हैं? ये अल्पकालिक व दीर्घकालिक दोनों ऋण देते हैं। समझ रहे? ये इंपॉर्टेंट बात है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्रामीण बैंकें होती हैं वो केवल जमा स्वीकार करती हैं, वो आपको ऋण नहीं प्रोवाइड करती। तो आपको पता हो बैंकों का काम ही क्या होता है? बैंक का काम होता है आपसे जमा लेना और आपको ऋण देना, ठीक। हालांकि कुछ नई बैंकें जो आई हैं उनमें कुछ प्रोविजंस नहीं होते। जैसे जो पेमेंट बैंक होती हैं उनमें आपको पता है कि वो आपको लोन नहीं देते। आपको पेटीएम क्या लोन देता है? नहीं देता है। आपको गूगल पे या फ़ोन पे लोन देता है? तो नहीं देता है। तो उनका भी फीचर हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ग्रामीण बैंकें अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण देते हैं। फिर आप देखोगे अभी हमने पढ़ा था ना समितियाँ, समितियाँ केवल अल्पकालिक ही ऋण देती हैं। कहने का मतलब ग्रामीण बैंकों में और प्राथमिक साख समितियों में डिफरेंस है, याद रखना। फिर आप देखोगे भारत सरकार स्पॉन्सर्ड बैंक, सरकार राज्य की तीनों के सहयोग से कोई कोऑपरेटिव बैंक्स बनता है। आपने कई बार नाम सुना होगा, देखा होगा कि आपको मिलेगा बड़ौदा सहकारी बैंक। बड़ौदा क्या हो गई? वहाँ की स्पॉन्सर बैंक हो गई, ठीक। अब जिस राज्य में बनाई गई वो राज्य हो गया और आपको वहाँ की गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार अपनी पार्टनरशिप उसमें देती है। आपको पता है 50% स्पॉन्सर, 35% राज्य और 15% कौन देता है? केंद्र। क्लियर? जो रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, वो विशेष प्रकार के वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ठीक। खाते खोले जाते हैं यहाँ पे, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। साथ ही ये निश्चित क्षेत्र पर ही काम करते हैं। आपको पता है कि वो गांव की रिलेटेड इकोनॉमी से ही काम करते हैं। किसानों को लोन देना, बीज के लिए लोन देना, फसल के लिए, ये सारे काम वो करते हैं। फिर आप देखोगे ग्रामीण वित्तीय समावेशन इनका उद्देश्य था। ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि वित्तीय समावेशन का क्या मतलब है। तो वित्तीय समावेशन, समावेशन का क्या मतलब है? लोगों को समाहित करना। किस प्रोसेस में? वित्त के, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत लाना, या लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग प्रणाली से जुड़ें, इसका मतलब होता है वित्तीय समावेशन। और किस समिति ने सिफारिश की थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लेकर? बताइए, केलकर समिति ने। ये आपको याद रखना है कि हाँ, केलकर समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात की थी। अब आप कई सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड बैंकों के नाम सुनते होंगे, आपको ये बिल्कुल नहीं याद रखना कि इसके चेयरपर्सन कौन है, ये कब बनी, इसका सन क्या, ये कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। बस आपको ये पता हो कि इनके नाम क्या हैं। इडबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये औद्योगिक जो विभाग होते हैं या निगम होते हैं उनको लोन देती है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और करंट में काफ़ी चर्चा में रहती है, ठीक। करंट के टॉपिक में हम इस पर एक एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, आपने देखा होगा शाहरुख खान जी एडवर्टाइज करते हैं कि आप हाउसिंग के लिए लोन ले लीजिए, ठीक। एक्जिम बैंक, एक्जिम का मतलब एक्सपोर्ट, कहने का था निर्यात करने के लिए। नाबार्ड बैंक, आपको पता है 1982 को पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार का इसमें हो गया था, ठीक। और अभी आपको पता है कि सरकार इस चीज़ से अपनी हिस्सेदारी हटा रही है। लगभग जितनी भी चीज़ें आपको पता है सरकार उसको वहाँ से अपनी हिस्सेदारी वापस खींच रही। फिर है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज परियोजना, नाबार्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस योजना थी। ये एक फैक्ट है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। इसमें क्या हुआ था कि लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपको पता है क्या होता है, जब हम GS2 पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए आप जैसे सभी फ्रेंड्स हो या आपकी जितनी भी सहेलियाँ हैं, तो आप सब ने मिलकर अपना एक बैंक बना लिया
कि ठीक है, मंथ के लास्ट में हम सब लोग 15,000 रुपये हमारे घर से आते हैं तो 1,000 रुपये इसमें जमा कर देंगे। और मान लीजिए 15 सहेलियों ने अगर 1,000 रुपये जमा किए, तो आप बताइए जो 15 दोस्त हैं आपके, तो 15,000 हो गया। अब किसी को उसमें 7,000 रुपये की ज़रूरत है, तो उसने 7,000 उससे निकाल लिए और बाकी जो 8,000 हैं वो आप में से 14 लोगों को बांट दिया गया। क्लियर? तो आपको उस 1,000 रुपये के बदले में काफ़ी इंटरेस्ट मिल जाता है और सभी का उसमें काम भी चल जाता है। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वैसे ही ये सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस बनाई गई। फिर आप देखोगे कि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।